लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ का जो एक इमेज बना हुआ है नक्सलवादी को लेकर, उस छवि को लेकर आप कुछ काम कर रहे हैं सर? और ये अलग ही छवि बस्तर की है, लेकिन कुछ लोग इसको अलग छवि में पेश करने का प्रयास बाहर में अक्सर होता है, तो आप खुद देखने आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से बताया जाता है। जी सर, मैं कुछ डाटा के ऊपर बात करना चाहूँगा। अभी पिछले 1-1.5 साल में यहाँ जो हत्याएं हुई है नक्सलियों द्वारा, उसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता हैं सर। जैसे अभी कुछ दिन पहले तिरुपति कटला जी का हत्या हुआ था। इसके पीछे कारण क्या लगता है कि ऐसे कहीं एक पार्टी को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? और ये आरोप सर अपोजिशन पार्टी भी लगा रही है। देखिए, पहली बात तो हत्या किसी की भी नहीं होना चाहिए, और इन हत्याओं को आप कांग्रेस और भाजपा या अन्य पार्टियों में तुलना करके देखना भी उचित नहीं है। सर, जब आप चुनाव में गए थे लोगों के बीच चुनाव के दौरान, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि इसको मैं समस्या का समाधान करूँ? नहीं, हमने बहुत सारे जो जनता के बीच में पिछले 5 साल में काम किया, उन मुद्दों को लेकर रहे थे, और जनता ने हमें उस बात को हुआ कि नहीं, जो आपने जो वादा किया था पिछले 5 साल में, उन वादों को पूरा किया आपने 5 साल, और इस 5 साल के लिए भी हमने बहुत सारे वादा किए थे। लेकिन पोटा केबिन में बहुत सारी घटनाएं हो रही सर, जैसे कि अभी यहाँ पोटा केबिन में जो 12वीं क्लास के छात्र है वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दे दी, एक में आगजनी घटना हुई, तो ये सर पिछले आप 5 साल में जब हमारी सरकार थी तो लगातार हमने शिक्षा के क्षेत्र में, आश्रम व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम किया, और उसका नतीजा भी मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आए। जो 300 स्कूल भाजपा के शासनकाल में बंद था, उन स्कूलों को हमने पुनः चालू किया। वहाँ जो स्थानीय जो युवा बेरोजगार थे, उन्हें ज्ञान दूत के रूप में, शिक्षा दूत के रूप में वहाँ पर नौकरी दिया। जी सर, यही कुछ हुआ था पिछले बार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी करने में कुछ देरी कर दी, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतने को पड़ा, ऐसा बोलते हैं सर। और वही गलती इस बार भी कर रहे हैं तो? नहीं, ऐसा कोई गलती नहीं है। अब हमारी पार्टी की, जैसे मैंने पहले भी बात बताया कि हमारी पार्टी की नीति और नियम है, हम अपने ढंग से चलते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। सवाल जो आपका है कार्यक्रम का कारवा पहुंच चुका है बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में। बीजापुर जिले में एकमात्र विधानसभा सीट है बीजापुर, जहां से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक है विक्रम मंडावी जी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ यही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। सर, जब हम लोग बीजापुर की बात करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। प्राकृतिक सुंदरता, वन, जंगल, झाड़ी, साथ ही साथ नक्सलवादी, और दूसरा अगर बात करें तो पिछड़ा। इन सब पर बात करेंगे सर, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कौन है विक्रम मंडावी जी, कैसे राजनीति में प्रवेश किए, क्या शिक्षा दीक्षा, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। मैं मूलतः बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के फरसड़ गांव का निवासी हूं। मेरे पिताजी टीचर थे, हम 2 भाई और 2 बहन हैं, और शुरुआत से मेरी प्राथमिक शिक्षा गाँव में हुई। उसके बाद फिर भैरमगढ़ में मैंने हाई स्कूल 12वीं तक वहाँ पढ़ाई किया है। और शुरुआत से छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में मुझे इंटरेस्ट था, लगातार काम करता रहा। उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसके बदौलत ही पहली बार 2000 मैं सक्रिय रूप से कांग्रेस की राजनीति में तो 1999 से लमसम शुरुआत से जुड़े थे हम यूथ कांग्रेस के साथ में। पहला चुनाव मैंने 2004 में जनपद का चुनाव लड़ा, फिर जनपद अध्यक्ष बना, फिर 2009 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य बना, फिर 2013 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे हार मिला, मैंने चुनाव हारा। और उसके बाद फिर मैं 2013 के लास्ट में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, फिर 2018 का चुनाव लड़ा, विधानसभा विधायक बना, फिर 2023 में फिर विधायक बना। इस तरह से मेरा राजनीतिक सफ़र है, जो बीजापुर जिले में लगातार मैं जनता के बीच में रहकर जनता के लिए, लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करता रहा, और आज इस मुकाम पर हूँ। जी सर, जैसे आपने बताया कि आपने राजनीतिक जीवन से राजनीति में प्रवेश कर लिए थे, आपको शुरू से ही इसमें कांग्रेस पार्टी में रुचि थी कि आपके विचारधारा इसमें इससे जुड़ाव लगाव था कि आप कि ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी में? नहीं, शुरुआत से ही मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा, और मेरे वैचारिक रूप से भी जो विचार मिलते रहे वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलते रहे, और शुरुआत से लेकर अंत तक, और आगे भी हम अंत तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। जी सर, 15 साल तक आप यानी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी थी। 15 साल के बाद जब सत्ता में आई, भारी मेजॉरिटी के साथ है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, मोमेंटम नहीं बना पाए कांग्रेस कि 5 साल के बाद फिर से बीजेपी सत्ता में आ गई? ठीक है, 15 साल के बाद जनता ने बड़ा भारी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया, और हम सरकार में आए,
और उसके बाद सरकार में आने के बाद हमने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने लगातार जनहित में काम किया। जनता से जो वादा किया था उन वादों को पूरा करने का काम किया। चाहे किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे वो कर्जा माफी की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात हो, ऐसे तमाम जो वादे हमने किए थे वो पूरे वादे हमने इन 5 सालों में किया। और इन 5 साल के अल्पकाल में भी 2 साल कोरोना काल था, उसके बावजूद भी हमने बेहतर ढंग से, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ का सहारा, अफवाह, झूठ और अफवाह जो उनकी बहुत बड़ी वो ताकत है, उसको लेकर लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, भाजपा ने हमारे ऊपर, हमारे सरकार को बदनाम करने का काम किया, हमारे पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर ये झूठ उनका चला है, अफवाह चला है, उसमें हम थोड़ा चूक रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द जिस तरीके से पिछले 4 महीने में ही राज्य में जो भाजपा की सरकार की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां जनता के सामने, जनता त्रस्त है और परेशान है। जनता आज ये कह रही है कि इससे बेहतर भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। तो आप ये मानते हैं कि सर 5 साल में कांग्रेस पार्टी बेहतर काम किए हैं, लेकिन उस कामों को जनता के बीच ले जाने में असफल रही? नहीं, बिल्कुल बहुत बेहतर ढंग से हमने 5 साल में काम किया। जन जन के जो मांगे थे उनको पूरा किया। अब पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी, ये एहसास छत्तीसगढ़ के लोगों को हुआ है। कुछ कमियां थी निश्चित तौर पर, उसको भी हम मानते हैं, लेकिन आने वाले समय उन कमियों को दूर करेंगे और बेहतर ढंग से फिर से एक बार वापसी करेंगे। सर, आपके जो प्रतिद्वंदी थे रमेश गागड़ा जी, जो पूर्व में वन मंत्री भी रहे हैं, आपके सामने चुनौती तो बहुत बड़ी थी, लेकिन भारी मेजोरिटी के साथ, मतलब लगभग 29,000 वोटों के साथ आप जीत हासिल किए। लेकिन जब बात 2023 चुनाव, विधानसभा चुनाव की आती है, तो वो जो मार्जिन वो घटकर सिर्फ 27 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी हुई है, क्या है सर इसकी? नहीं, देखिए, जो मेरे विरोध में 2 बार जो चुनाव लड़े मेरे साथ में, जिन सब में वो पूर्व मंत्री और भाजपा के बड़े नेता थे, उसके बावजूद भी जनता ने दोनों बार उन्हें ये नकार दिया। बीजापुर की जनता ने, जीत कोई मार्जिन से तय नहीं होता है, जीत और जीत हार जो भी जीत से तय होता है। और पिछले इस बार जो चुनाव हमने लड़ा, स्थानीय भाजपा नेतृत्व और राज्य नेतृत्व से नहीं लड़ा। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से बहुत सारे साम दाम दंड भेद अपनाया, झूठ का सहारा लिया, अफवाहों का सहारा लिया और ऐसे बहुत सारे हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता और हम सब ने, बीजापुर की जनता ने हमें जो जन समर्थन दिया, उसके लिए हम उनका आभारी हैं। और आने वाला समय और भी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जी सर, भले ही कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हार गई, लेकिन आप यहाँ अपना सीट बचाने में कामयाब हो गए, जबकि आपके सामने में एक बार फिर से जो आपके पुराने प्रतिद्वंदी थे वही सामने थे। तो जो जीत का कारण क्या रहा सर? आपको क्या लगता है कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र में बेहतर काम हो पाया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता से मिले हैं, ऐसा क्या कारण रहा? नहीं, देखिए, लगातार पिछले 5 साल विधायक बनने के बाद मैं क्षेत्र में रह के मैंने काम किया, लोगों के बीच में रहा और बहुत सारा विकास कार्य, जो विकास कार्य कैसे होता है वो हमने बताया। के साथ साथ जो एक हमारा जो बीजापुर जिला सुदूर जिला है, आदिवासी जिला है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ बहुत कम लोगों को मिल पाता था, उन सुविधाओं का विस्तार किया और शासन प्रशासन के साथ मिलकर बेहतर ढंग से तालमेल बैठाते हुए काम किया। उसका नतीजा रहा कि हमने फिर से एक बार जनता ने मुझे चुना है। जी सर, आपके कामों को लेकर आप जनता के बीच गए, जनता आपको पसंद की, आपको जीत कराया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर, अब हम बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर जिला बहुत सेंसिटिव एरिया है और जो रायपुर में बैठ के बीजापुर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक इमेज बनता है, वो है नक्सलवादी की। बजाय नक्सलवादी के अलावा यहाँ बहुत कुछ है, जैसे अभी हम आपको बताया कि यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब को लेकर, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ का जो एक इमेज बना हुआ है नक्सलवादी को लेकर, उस छवि को लेकर आप कुछ काम करें सर? नहीं, बाहर से जो भी बस्तर के बाहर के जो लोग हैं, जो कभी इस क्षेत्र में आए नहीं हैं, वो अलग सोच के साथ रहते हैं। लेकिन वो अगर जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे आप यहाँ पर आए और कोई अन्य भी यहाँ पर आता है और एक बार आके घूम के जाता है, तो उसके सोच बदल जाता है। तो पुराने समय से इस तरीके से छवि बनाने का प्रयास किया गया है बस्तर को, तो उस तरीके से नहीं है। बस्तर एक सुंदरता से भरा हुआ है। बस्तर के लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, बोली, रहन सहन, तो इसके साथ जीने वाले लोग हैं और अलग ही छवि बस्तर की है। लेकिन कुछ लोग इसको अलग छवि में पेश करने का प्रयास बाहर में अक्सर होता है। तो आप खुद देखने आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से बताया जाता। जी सर, जब हम रायपुर में थे तो हमें भी लग रहा था कि बीजापुर मतलब नक्सलवादी, उसका पर्याय बन गया था सर बीजापुर। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लगा कि डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है
और हम लोग गांव के अंदर भी जाके घूम के आए सर अपनी टीम के साथ, तो हमें वो माहौल नहीं लगा जो हमें वहाँ देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था। तो वास्तविक में यहाँ का जो स्थिति है धरातल में वो बहुत अलग है, और जो हम लोग रायपुर में बैठ के देखते हैं सुनते हैं वो अलग है। तो आप सर जो यहाँ का कंडीशन है, स्थिति है, एनवायरनमेंट जो भी है, इसको बताने के लिए ताकि प्रदेश वालों को भी पता चले कि यहाँ की स्थिति क्या है, उसके लिए आप कुछ काम करें सर। नहीं, समय समय पर पिछले हमारी सरकार थी तब लगातार मैंने सरकार के सामने अपनी बात रखी कि किस तरीके से बस्तर को विकसित किया जाए, किस तरीके से यहाँ के आदिवासियों को विकसित किया जाए, किस तरीके से उनकी बात को सुना जाए, और तमाम हर एक मुद्दे की बात मैं सरकार के समक्ष रखता था। लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार है, अगर समय मिलेगा तो ज़रूर उनके सामने भी हम अपनी बात रखेंगे। जी सर, नक्सलवादी एक बहुत बड़ी समस्या है बीजापुर ज़िले में। अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें नक्सलवादी भी मरे हैं, और साथ साथ में जो राजनेता है, आम लोग तो खैर उसमें उससे परेशान है ही, राजनेता ही मरे सर। तो ये बहुत चिंता की विषय है। तो बीजापुर संभाग या फिर बस्तर संभाग या फिर बीजापुर में आप विधायक हैं यहाँ के, तो कुछ कह रहे सर इससे निपटने के लिए या फिर नक्सलवादी को ख़त्म करने के लिए? देखिए, बस्तर और बस्तर के सभी लोग चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो। उस दिशा में लगातार हम पिछले हमारी सरकार जब थी हम लगातार प्रयासरत रहे, और पिछले 5 साल में बस्तर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा, आगे चला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से लगातार ये यहाँ के जो बस्तर को अशांत करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ के निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजना, फर्जी मुठभेड़ में मारना के साथ साथ और दमनकारी नीति अपनाते हुए जो काम कर रही है, तो ये सरकार का जो सोच है वो बस्तर को शांत करने का सोच नहीं है, अशांत करने का सोच है। और बस्तर को मैं सरकार से भी मांग करूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से काम करे, और बस्तर को शांत करने का काम सरकार को करना चाहिए। जी सर, मैं कुछ डाटा के ऊपर बात करना चाहूँगा। अभी पिछले 1-1.5 साल में यहाँ जो हत्याएं हुई है नक्सलियों द्वारा, उसमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता हैं सर। जैसे अभी कुछ दिन पहले तिरुपति कटला जी का हत्या हुआ था, वहाँ कुछ लोग जाके उनके पीछे में गर्दन चाकू से टंगिया से वो हमला करके हत्या कर दिया था। तो सर इसके पीछे कारण क्या लगता है कि ऐसे कहीं एक पार्टी को टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? और ये आरोप सर अपोजिशन पार्टी भी लगा रही है। देखिए, पहली बात तो हत्या किसी की भी नहीं होना चाहिए, और इन हत्याओं को आप कांग्रेस और भाजपा या अन्य पार्टियों में तुलना करके देखना भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, हत्या किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये जांच का विषय, और जांच पुलिस प्रशासन और सरकार को करना है तो वो करे। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इस तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं उसमें भी जो राजनीतियाँ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, जो दुखद है। सर, जब आप चुनाव में गए थे लोगों के बीच चुनाव के दौरान, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा कि इसको मैं समस्या का समाधान करूँ? नहीं, हमने बहुत सारे जो जनता के बीच में पिछले 5 साल में काम किया, उन मुद्दों को लेकर रहे थे, और जनता ने हमें उस बात को हुआ कि नहीं, आपने जो वादा किया था पिछले 5 साल में उन वादों को पूरा किया आपने 5 साल। और इस 5 साल के लिए भी हमने बहुत सारे वादा किए थे। मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर बात हो, सड़क को लेकर बात हो, चाहे ऐसे अन्य जो बहुत सारे जो देवरूढ़ी के बनाने की बात हो, उन 5 जो हमने जो वादा किया है, आने वाले समय उन वादों को पूरा करेंगे और जनता का विश्वास फिर से एक बार हम जीतेंगे। सर, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात किया जाए तो जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ तक अभी कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाई है, सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो जाए, चाहे वो पेयजल की हो जाए, चाहे बिजली की तो जहाँ तहाँ भी व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है सर। तो कनेक्टिविटी को लेकर और जो स्वास्थ्य है और जो पेयजल है उसको लेकर क्या काम सर? नहीं, पिछले 15 साल भाजपा की सरकार थी। इन 15 सालों में सिर्फ हवाई बात करने का काम किया गया। लेकिन पिछले 5 साल में आप देखिए कि हमारी सरकार बनने के बाद में उन सुदूर क्षेत्रों में जहां शासन प्रशासन सरकार की पहुंच नहीं थी, वहां पर हमने पहुंचा और वहां पर हम लगातार काम किए। और वहां पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं तक पहुँचना, ये अपने आप में बड़ी बात है, जो पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार में नहीं हुआ था। इन 5 सालों में हमारी सरकार के अंदर में इसका विस्तार होना, जहाँ पे लोग राशन के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चलते थे, आज उनके गांव में राशन मिला। जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं था, वो जो 60 किलोमीटर चल के आते रहे इलाज करने के लिए, आज उनके गाँव में हॉस्पिटल खोलना, ऐसे तमाम काम इन 5 सालों में हमारी सरकार ने किया है। जी सर, भूपेश सरकार में बहुत बड़ी शिक्षा को लेकर क्रांति लाया गया था, जिसे आत्मानंद स्कूल बोला गया। सर, उसका सुविधा यहाँ फिर लाभ कितना मिल पाया यहाँ के जनता को?
कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल जब की शुरुआत हुई तब यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय में एक जगह था और लगातार हमारे 4 ब्लॉक मुख्यालय 4 में हुआ। लेकिन ग्रामीणों की मांग पर जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया तो कुटरू और मद्देड़ 2 जगह और खुला, तो 6 जगह बीजापुर जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल रहा है। और बहुत ही गरीब बच्चे, जो कमज़ोर बच्चे, आदिवासी बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फीस नहीं देने की वजह से अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे। तो एक बहुत बड़ा सपना उनका पूरा हुआ है और ये हजारों बच्चे आज वहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज इस बात का मुझे खुशी है कि पहली बार सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया और शिक्षा के क्षेत्र में, जो जिसके माँ बाप सपना दे भी नहीं सकते थे कि उनका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के अच्छे शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। जी सर, शिक्षा की बात हम लोग करते हैं, सुविधा तो मिलनी चाहिए बच्चों को, लेकिन चूंकि सर ये ग्रामीण इलाका है और थोड़ा सेंसिटिव भी है, तो सर जो ग्रामीण अंचल है वहाँ तो स्कूल खोल पाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो बड़े सिटीज़ है वहाँ जैसे ब्लॉक हो गया, वहाँ अगर आत्मानंद स्कूल खोला गया है तो जो ग्रामीण अंचल के बच्चे रहने के लिए यहाँ जैसे पोटा केबिन का व्यवस्था किया जा रहा है आश्रम का, लेकिन पोटा केबिन में बहुत सारी घटनाएं हो रही सर। जैसे कि अभी यहाँ पोटा केबिन में जो 12वीं क्लास के छात्र है वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दे दी, एक में आग देने की घटना हुई। तो ये सर पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार थी तो लगातार हमने शिक्षा के क्षेत्र में, आश्रम व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम किया। उसका नतीजा भी मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े के क्षेत्र में आगे आए। जो 300 स्कूल भाजपा के शासनकाल में बंद था उन स्कूलों को हमने पुनः चालू किया। वहाँ जो स्थानीय जो युवा बेरोजगार थे उन्हें ज्ञान दूत के रूप में, शिक्षा दूत के रूप में वहाँ पर नौकरी दिया। आज वो स्कूल चल रहे हैं और ऐसे तमाम काम शिक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले 5 साल में किया। लेकिन भाजपा सरकार के आने बाद लगातार स्कूल, आश्रम और पोटा केबिन में घटनाएं हो रही है और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। जो भाजपा बड़े बड़े जो नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नारा, और ये नारा देने वाले के शासन में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आप इसे कैसे महसूस कर सकते हैं कि इनके राज्य में शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ नारा देना है, वास्तविकता इनमें और कुछ भी नहीं। जी सर, जो 12वीं कक्षा की छात्रा प्रेग्नेंट हुई थी, जो बच्चों को जन्म दी, उन पर कांग्रेस कमेटी एक कमेटी की गठन की थी, तो उस कमेटी का आउटकम क्या है सर? बिल्कुल, हमने हमारे जो 3 विधायकों के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल बना था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। वो जांच दल यहाँ पर आया हुआ था और जो घटना स्थल रंगलूर था वहाँ पर भी उसका दौरा किया और तमाम जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी या अन्य जो भी हैं उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया और जो भी बहुत सारे बातें उनमें खुल के सामने आई है वो अपने रिपोर्ट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय उसको लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सांसद भी हैं बस्तर के, वो उस पर आगे बात बढ़ाएंगे। जी सर, बीजापुर में टूरिस्ट की या फिर टूरिज्म की कोई कमी नहीं सर, बहुत संभावना यहाँ है। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो टूरिस्ट हैं उसको आकर्षण करने के लिए एक प्रयास जो होना चाहिए, उस प्रयास किया जा रहा है सर? नहीं, पिछले बार हम लोगों ने इसका प्रयास किया था कि कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए, पर्यटन को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ साथ में ये सब बात भी हम चिंता किए थे कि हम अपने संस्कृति को, अपने जो बस्तर की जो भाषा बोली संस्कृति तो संरक्षित करते हुए कैसे टूरिज्म को बढ़ा, इसमें हमने प्रयास किया था और इस बार भी प्रयास रहेगा कि उनको संरक्षित करते हुए टूरिज्म आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास करेंगे। सर, टूरिज्म जो पर्यटक है वही आना पसंद करते हैं जहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आवागमन की बेहतर सुविधा हो, रुकने के लिए हो और साथ साथ में ऐसा कनेक्टिविटी हो जो उन्हें सुविधाएं प्रदान करे। तो इस दिशा में कितना काम हो पाया? नहीं, बस्तर में लगातार पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 5 साल में हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है। आप देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा बस्तर में पिछले 5 साल में पर्यटक जो पूरे देश विदेश से जो आते थे वो उनका इजाफा हुआ है, बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत प्रयास किया गया है, उसका लाभ भी मिला है और भी अच्छा होगा पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर। जी सर, अभी हाल ही में जो भाजपा के डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, उनका एक बयान आया था कि कांग्रेस के समय में जो नक्सलवादी जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ी है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको लगता है कि वास्तविकता में 5 साल में कांग्रेस के द्वारा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में कहीं नाकामी हुई है और भाजपा ये सब करने में सक्षम हो या फिर साबित हो जाएगी? देखिए, 5 साल बनाम 15 साल भाजपा की सरकार थी, हमको 5 साल मिला था। इन 5 सालों में नक्सली गतिविधियाँ, घटनाएं कितनी कम हुई, कितनी बड़ी हुई, यहाँ की जनता और बस्तर के लोग और तमाम प्रदेश के लोग जानते हैं। 15 साल में इनके पास फुर्सत नहीं था बस्तर के बारे में बात करने का, बस्तर जल रहा था, तभी इन्होंने बात नहीं किया। और आज फिर से बस सत्ता में आए हैं, 3-4 महीनों में बस्तर की क्या स्थितियाँ है ये सब जानते हैं, सब वाकिफ है इससे।
इस और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को जो भटकाने का काम ये भाजपा और भाजपा के नेता मंत्री करते हैं, ये सबको अच्छी तरह से मालूम है। कभी भी ये लोग, जिस बस्तर की बात करूं, जिस बीजापुर की बात करूं, यहाँ पर मंत्रियां और विधायक अधिकारी बाई रोड आते थे पिछले 5 सालों में। आज ऐसा क्या हो गया तो उसी जगह वही मंत्री और अन्य जो लोग नेता या अधिकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तो ये अपने आप में रवा है, तो इसमें ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या सर सुविधा है यहाँ? स्वास्थ्य को लेकर पिछले 5 साल में हमने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। लगातार प्रदेश के साथ साथ देश में भी हमारे जो जिला अस्पताल को पुरस्कार मिलना इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। जी सर, एक ऐसा बोला जाता है, हमने बहुत से विधायकों के साथ संपर्क किए हैं, इंटरव्यू किए हैं, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस के हार के पीछे कारण एक ये भी था, जो महतारी वंदन योजना लाया गया कुछ दिन पहले, और कांग्रेस भी लाई लेकिन कुछ लेट कर दिए। तो कांग्रेस के हार के पीछे का एक कारण ये भी है महतारी वंदन योजना। नहीं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जिस तरीके से जो भाजपा ने चुनाव जो जीता है, ये झूठा चुनाव जीता है। उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर चुनाव जीता है। वादे बड़े बड़े किए उन्होंने कि हम महातारी वंदन देंगे। महातारी वंदन में कितने महिलाएं पूरे प्रदेश में हैं? हमारे प्रदेश की जनसंख्या, महिलाओं के टोटल जनसंख्या 3 करोड़ लमसम है। 3 करोड़ में 1.5 करोड़ महिलाएं हैं। आप 50 लाख भी अगर हटा देते, बच्चों हटा देते हैं, तो 1 करोड़ महिलाएं हैं। उन 1 करोड़ में कितने लोगों को दे रहे हैं? आपने बजट का जो सत्र में जो बजट लाया, उस बजट में कितना प्रावधान किया? आप जिस तरीके से जो बजट का प्रावधान किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 लाख लोगों को, महिलाओं को ही पैसा मिल सकता है। लेकिन आपने जो झूठ बोल रहे हैं कि हम 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारा पोल अब खुल चुका है। अभी अब उस समय कि हम सभी महिलाओं को देंगे, चाहे अभी कोई क्राइटेरिया तय नहीं करेंगे, नीति नियम नहीं बनाएंगे। आज उसमें क्राइटेरिया आप तय कर रहे हैं, नीति नियम बना रहे हैं। तो इस तरीके से झूठ बोलने का काम हुआ है। तो बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होने वाला है और लोकसभा चुनाव में यही महिलाएं फिर से अपने जवाब इन भाजपा पार्टी को देगी। जी सर, आपने लोकसभा चुनाव की बात कही, आचार संहिता लागू हो गया है सर। कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी पूरे सीटों में अपने कैंडिडेट का नाम लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, तो और बीजेपी जबकि कर चुके हैं। तो सर ऐसा क्या स्थिति बनी हुई कांग्रेस की जो नाम अनाउंसमेंट नहीं कर पा रही? नहीं, कांग्रेस में अपना एक अलग से जो नीति नियम चलता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी चलता है। हम किसी और पार्टी, भाजपा या किसी अन्य पार्टी को देख के हम अपने नीति नियम नहीं बनाते ना, उसमें चलने का काम करते हैं। हमने भी छत्तीसगढ़ में 6 सीट घोषणा किया है और जो बचा है 5 सीट, उनको बहुत जल्द घोषणा करेंगे। आज या कल में संभवतः लिस्ट आ जाएगा और उस आधार पर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हमारे जो भी लोकसभा जो उम्मीदवार हैं होंगे, वो बहुत बेहतर ढंग से, बड़े बड़े चेहरे हैं, अच्छे अपने क्षेत्र में ज़मीनी पकड़ रखने वाले मतलब उम्मीदवार होंगे और हम फिर से एक बार मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और वापसी करेंगे। जी सर, यही कुछ हुआ था पिछले बार विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी करने में कुछ देरी कर दी, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतने को पड़ा, ऐसा बोलते हैं सर। और वही गलती इस बार भी कर रहे हैं तो? नहीं, ऐसा कोई गलती नहीं है। अब हमारी पार्टी के, जैसे मैंने पहले भी बात बताया कि हमारी पार्टी की नीति और नियम है, हम अपने ढंग से चलते हैं। जो कार्यक्रम रहता है उस कार्यक्रम के साथ में, आज हमारी CWC की बैठक है दिल्ली में और बैठक हो रहा है, उस लिस्ट निकल जाएगा। सर अभी वर्तमान में हम बस्तर संभाग में बैठे हुए हैं, यहाँ से वर्तमान जो सांसद दीपक बैज जी, तो इन 5 सालों में कितना कुछ ऐसा आपको लगता है कि काम हो पाया, या फिर हमारी जो समस्याएं हैं उसको संसद में उठा पाए? देखिए, बस्तर में सांसद पहले भी बहुत लोग थे, लेकिन तभी भी बस्तर की आवाज़ दिल्ली में नहीं उठी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि दीपक बैज जी सांसद बनने के बाद में बस्तर की आवाज़ दमदारी के साथ में दिल्ली में उठ रही है, संसद भवन में उठ रही है, बस्तर के मुद्दे उठ रहे हैं, बस्तर की बात उठ रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा सांसद मिला है जो तमाम पूरे बस्तर को में पहुँचना, ऑटो विधानसभा में पहुँचना, लोगों से मिलना, उनकी जनहित की बात रखना, समस्या रखना, तो मजबूती के साथ में अपनी बात रखने वाला सांसद मिला है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय भी जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है सर अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में? आपको क्या लगता है, माहौल क्या है? नहीं, लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और दिशा निर्देश मिल रहा है कि लगातार हमको बैठक करना है। हम लगातार ब्लॉक लेवल पे बैठक कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोकसभा के लिए हमारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जैसे घोषणा हो रहा तो हम अपने जो तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी रणनीति में लोगों के बीच में जाएंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। जी सर, भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का, आपको क्या लगता है सर कितना सफल हो पाई है भारत को ऊपर ले जाने में, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में?
अब वो 10 साल में कितना आगे बढ़ा है नहीं बढ़ा है तो आप सभी जानते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सभी जानते हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने कौन कौन से वादे पूरे किए। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, ये वादा पूरा नहीं होना। हर किसी खाते में 15-15 लाख रुपया आ रहा, ये नहीं पूरा हुआ। महंगाई कम हो रहा, ये भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे तमाम जो किसानों को वादा, उन्हें एक भी वादा उन्होंने इन 10 वर्षों में यहाँ की जनता से नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया। ये पूरा देश जानता है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। जी ठीक है सर, कितने असफलताएं हैं वो तो बात की बात, जनता उसकी फैसला करेंगे। लेकिन बीजेपी के पास एक एडवांटेज ये है कि उनके पास एक पीएम का फेस है, अभी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं। बिल्कुल हमारे पास भी चेहरे बहुत हैं। अब हमारी चेहरा जैसे चुनाव हो रहा, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आएगा, हम अपना चेहरा सामने लाएंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। जी जैसे अगर इंडिया गठबंधन जीत कर आती है सर, तो क्या राहुल गांधी को हम पीएम के रूप में देखेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जीत कर आएगा, पूर्ण बहुमत से आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जैसे आ जाएगा चेहरा पूर्ण होगा, किससे चेहरे पे हम आगे बढ़ेंगे ये भी सबको पता चल जाएगा। जी सर, आने वाले 5 साल में बीजापुर को लेकर आपके क्या विज़न है और किस विज़न को लेकर क्या आपका रोड मैप है जिसको लेकर आप 5 साल काम करने वाले हैं? नहीं, बीजापुर को लेकर मैंने जब पहला चुनाव जीता तो लगातार यहाँ पे हम लोगों ने कार्य योजना बनाया कि इस कार्य योजना के तहत में पूरे बीजापुर जिला का विकास किया जाएगा, लोगों को सुविधाएं दिया उपलब्ध कराया जाएगा और जनित जो काम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर करने का काम पिछले 5 सालों में हमने किया। कुछ काम जो अधूरे हैं उनको इन पूरे 5 सालों में पूरा करने का प्रयास मेरी ओर से किया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनताओं को कुछ अगर संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से मेरे बीजापुर ज़िले की जनता से यही कहना चाहता हूं कि आपने मुझे पहले भी 5 साल सेवा करने का मौका दिया था, इस बार फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 5 साल जिस तरीके से मैंने आपके लिए दिन और रात मेहनत करके लगातार बीजापुर जिले में रहकर जो काम किया, इसी तरीके से लगन के साथ ईमानदारी पूर्वक आने वाला 5 साल भी आपके बीच और आपके साथ रहकर आपके लिए काम करूंगा, क्षेत्र के लिए काम करूंगा। जी धन्यवाद। आपने सुना बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी जी को। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।